Very good morning to all of you. So today we are just going to continue fifth lecture of our chapter, that is reproduction. Okay. So इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको हम लोग बहुत ही कम टाइम में रिकैप कर ले, ताकि जो आज का सेशन है, आज का जो क्लास है, उसको समझने में इजी रहेगा. ओके. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने प्लांट का जो रिप्रोडक्शन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन चैप्टर का, उसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट किया था. ओके. वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्लांट का फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट के टिप पे आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं. और फिलामेंट और एंथर को टुगेदर हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको टुगेदर हम लोग स्टेमेन बोल रहे थे. ओके. और उसी फ्लावर के अंदर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिलता है. ओके. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखने को मिलता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा था कि वहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओब्यूल प्रेजेंट होता है. ओके. स्टिग्मा आपका जो टॉप मोस्ट वाला लेयर होता है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं. स्टिग्मा आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू होता है, उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं. और स्टाइल आपका जाके बेस पार्ट में स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसे हम ओवरी बोलते हैं. और ओवरी के अंदर हमारा फीमेल गैमेट ओब्यूल, जिसे हम लोग ओवम भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहता है. फिर हमने देखा कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू, विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू वहाँ से ट्रांसफर होके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके स्टिग्मा में जाके ट्रांसफर होता है. और तब उसके अंदर वो एक पोलन ट्यूब बनाता है और उसके थ्रू वो जाके जो फीमेल गैमेट होता है फ्लावर्स के अंदर, उससे वो फ्यूज होके वहाँ पे जाइगोट और जो सीड है, मतलब सीड्स की फॉर्मेशन करवाता है. सीड्स के अंदर हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो आगे जाके आपका न्यू प्लांट में डेवलप होता है. तो ये सारा प्रोसेसेस हमने देखा था. ओब्यूल सीड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओवरी हमारा फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है. ओके. तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, और वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. हमने पढ़ लिया प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कवर कर लिए. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके. आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके. ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट के अंदर कैसे होता है, वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए, चाहे वो प्लांट के अंदर हो, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो, ह्यूमन बींग्स के अंदर हो, वहाँ पे 2-3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. एक तो अपोजिट जेंडर होना चाहिए, मेल होना चाहिए और फीमेल होना चाहिए. ओके. और वहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होना चाहिए, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का. और वहाँ पे इसका फ्यूजन भी होना कंपल्सरी होता है. जब तक आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. ओके. तो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के लिए, अपोजिट जेंडर चाहिए, ठीक है, प्लस गैमेट्स की फॉर्मेशन होना चाहिए, मेल गैमेट्स का भी और फीमेल गैमेट्स का, और दोनों का फ्यूजन भी होना चाहिए. ओके. तो इस स्लाइड में हम लोग यही सारा चीज डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ male and female gamete is called asexual reproduction. Human beings are bisexual with the
टू सेपरेट सेक्सेस दैट इज मेल एंड फीमेल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी और उनका फ्यूजन होगा। अगर सिर्फ आपका मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जा रही है बट फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे कंपल्सरी होता है मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे से फ्यूज होना। जो मेल के गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कंपल्सरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बिना फ्यूजन का रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके, एंड ह्यूमन बींग्स आर बाइसेक्सुअल। जैसे हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़े और बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़े, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किस टाइप्स के फ्लावर्स को बोल रहे थे कि उस टाइप्स के फ्लावर, उस टाइप्स के फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे थे कि एक फ्लावर में अगर एक ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, दूसरे फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही प्रेजेंट है। तो इस टाइप्स के प्लांट्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, बाइसेक्सुअल प्लांट। और जिस टाइप्स के प्लांट के फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो रहा था तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स किस टाइप्स का होता है, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। तो ह्यूमन बींग्स हमारा बाइसेक्सुअल होता है। क्यों इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट सेक्सेस होता है मेल और फीमेल। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओके, दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल एनिमल्स। ओके, अगर वैसा एनिमल्स जिसके अंदर आपका एक ही एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होता है, ऐसा भी एनिमल्स इस अर्थ पे है, या फिर इंसेक्ट भी है बहुत सारे जिसमें एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर आपका दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होता है। तो उस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेक्सुअल्स बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स को बाइसेक्सुअल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेपरेट सेक्सेस देखने को मिलता है, मेल और फीमेल। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। तो अपोजिट जेंडर का, गैमेट्स की फॉर्मेशन का और गैमेट्स का फ्यूजन का। उसके बाद से हमने देखा ह्यूमन बींग्स बाइसेक्सुअल होते हैं। इनको क्यों बाइसेक्सुअल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जेंडर होता है, एक मेल और फीमेल। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओके, individuals of two different sexes shows distinct features that is called secondary sexual characteristics. Individual of two different sexes show distinct features that is called secondary sexual characteristics. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसे बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसे बोलते हैं। ओके, तो मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवरी होता है। यही है मेल और फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे आप ऐसे नहीं देख सकते हो, बाहर से नहीं देख सकते हो। ओके, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उस टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना जो मेल और फीमेल को देख के डिफ्रेंशिएट करवा देते हैं कि ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। जैसे आपने क्लास 8 में रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस जो चैप्टर पढ़े होंगे, वहाँ पे आपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल का देखे होंगे। तो जनरली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसे बोलते हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका उस टाइप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिससे
जिसके बेसिस पे आप देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। जैसे हमने क्लास 8 में पढ़ा था, अगर शोल्डर आपका पूरा वाइड है तो किसके अंदर होता है? मेल के अंदर। ओके, वेस्ट वाइड किसके अंदर होते हैं? फीमेल के अंदर। हाई पिच वॉइस किसका होता है? फीमेल के अंदर। ओके, क्रैक टाइप्स का वॉइस किसका होता है? मेल के अंदर। तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जिसको देख के हम बाहर से देख के डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, distinguishable features present in all the animals. Secondary sexual characteristic will arrive after puberty. और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि अगर जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं 1-2 ईयर्स, उनको आप अगर एक मेल और एक फीमेल, एक गर्ल्स और बॉयज है, ठीक है, उनको आप दूर से देख के पहचान लोगे कि कौन यहाँ पे मेल है और कौन यहाँ पे फीमेल है। ये बहुत ज़्यादा टफ होता है छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बाहर से देख के पहचानने में कि ये मेल है कि फीमेल है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन वहीं पे अगर 17-18 ईयर्स का 17-18 ईयर्स के मेल हो और 17-18 ईयर्स के फीमेल हो तो उनको आप बाहर से देख के इजिली आप बता दोगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कब आता है? जब आप प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करते हो। जैसे आप एडोलसेंस वाले एज में एंटर करते हो तब जाके आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होता है। ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे देख के जिसके थ्रू हम लोग बाहर से ही देख के मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर नहीं आ पाता है। बच्चों के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, ठीक है, उसको देख के हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल। लेकिन ऐसे दूर से ऐसे देख के कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ पाते हैं। क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तभी आता है जब कोई भी इंडिविजुअल अपना एडोलसेंस वाले एज में रीच करते हैं, प्यूबर्टी वाले एज में रीच करते हैं, तभी उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। और उसी टाइम हम लोग देख के ऐसे दूर से देख के डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ये चीज़ आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा और इस क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे। गॉट इट? The age at which the gametes and sex hormones to be produced and the girls and boys become sexual mature. Okay? Puberty. यहाँ पे क्या होगा? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हम किस एज को बोलते हैं? हमने देखा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कब डेवलप होता है आपका? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा प्यूबर्टी वाला एज में डेवलप्ड होता है। तो प्यूबर्टी वाला एज हम किस एज को बोलते हैं? तो जनरली जो ये हमारा 13 to 18 वाला 13 to 18 ईयर्स नहीं, 11 to 12 ईयर्स आपका फीमेल के केस में, 12 to 13 ईयर्स आपका मेल के केस में, इसी को हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा एज होता है जिसमें हमारा जो गैमेट्स होता है, the age at which gamete and sex hormones to be produced and the girls and boys become sexually mature. प्यूबर्टी वाले एज में ही गैमेट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जिस एज में आपका गैमेट्स मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन और फीमेल के अंदर ओवम की फॉर्मेशन। एक्चुअली फीमेल के अंदर
ओबम ओबड़ी में तो वो जब माँ के यूथरस में रहती है ना तब से ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन मैच्योर नहीं होता। वो मैच्योर कब होता है? जब वो प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करती है। जब लड़की प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करती है तब ओबरी के अंदर वाला जो ओबम होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट करता है, और हर एक मंथ में एक ओवरी एक ओबम को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करता है। यानी फीमेल गैमेट को, ओबम क्या है हमारा, फीमेल गैमेट को वो ओवरी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो यही बोला जा रहा है कि प्यूबर्टी क्या है, तो एक ऐसा मतलब प्यूबर्टी वो एज होता है जिसमें मेल गैमेट यानी स्पर्म बनाने लगते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी ओबम को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करने लगता है। ओके, यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन होने लगती है। ओके, और बॉडी में बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स की सिक्रीशन होने लगती है। जैसे मेल सेक्स हार्मोन हम किसे बोलते हैं? टेस्ट्रोजेन को। फीमेल सेक्स हार्मोन हम किसे बोलते हैं? एस्ट्रोजेन। तो ये सारे सेक्स हार्मोन्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन, मेल गैमेट्स, स्पर्म, फीमेल गैमेट्स, ओबम, मेल हार्मोन्स टेस्ट्रोजेन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजेन, ये सारा चीज की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है बॉडी के अंदर। तो इसी एज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी एज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। और जैसे ये सब चीज स्टार्ट होने लगता है, लड़की हो या लड़का, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ओके, समझ आया? प्यूबर्टी क्या है? ऐसा एज जब लड़का हो या लड़की दोनों सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, उस एज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। सेक्सुअली मैच्योरिटी का मतलब क्या? गैमेट्स की फॉर्मेशन, सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होने लगता है। अब वो कैपेबल हो जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, जब तक गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक कोई भी इंडिविजुअल कैपेबल नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, प्यूबर्टी वाले एज में ये सारा चीज की फॉर्मेशन होने लगती है और वो लोग कैपेबल हो जाते हैं, मतलब वो लोग सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। गॉट इट? जनरली फीमेल प्यूबर्टी एज इज 10 to 12 ईयर्स। फीमेल का प्यूबर्टी एज कौन सा एज होता है, मतलब कौन से एज में? क्या 10 से 12 वाला जो एज होता है ना, उस एज में फीमेल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होने लगती है, सेक्स हार्मोन्स की फॉर्मेशन होने लगती है। और मेल का प्यूबर्टी एज क्या होता है? मेल का प्यूबर्टी एज होता है हमारा 13 to 14 ईयर्स। इस एज में मेल के अंदर भी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। ओके, ये हमारा एक ओवरऑल एक एवरेज एज दिया गया है कि फीमेल के अंदर 10 to 12 ईयर्स है और मेल के अंदर 13 to 14 ईयर्स है। लेकिन फीमेल में भी कुछ ऐसे फीमेल्स होती है ना कि उनका 10 to 12 ईयर्स के बीच में उनका प्यूबर्टी सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती हैं, 13 से 14। तो अलग अलग इंडिविजुअल का थोड़ा थोड़ा वेरीज करता है। ओके, ये एक एवरेज एज दिया गया है कि 10 to 12 ईयर्स इज अ एज ऑफ अ फीमेल प्यूबर्टी एंड 13 to 14 ईयर्स इज अ एज ऑफ अ मेल प्यूबर्टी। ओके, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। कोई ऐसा मेल होता है जिसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आपका 14 to 15 ईयर्स में आता है, कोई फीमेल होती है जिनके अंदर 13 to 14 ईयर्स में आता है। तो थोड़ा थोड़ा ये रेट हमारा वेरीज होता है। एवरेज रेट हमारा क्या है? फीमेल प्यूबर्टी का 10 to 12 ईयर्स और मेल प्यूबर्टी का क्या है? 13 to 14 ईयर्स। ओके, और इसी एज में जो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे देख के ही हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कौन लड़का है कौन लड़की, ये डेवलप्ड हो जाता है। अब हम देखेंगे कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ओके, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्यूबर्टी में हमारे अंदर आते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये प्यूबर्टी के टाइम में आते हैं, उसके पहले ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर नहीं होता है। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन मेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन मेल्स इंक्लूड, ओके, मेल के अंदर का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, क्लास 8 में भी आपने देखा होगा, ये जो शोल्डर होता है ना वो पूरा चौड़ा होने लगता है। ओके,
लड़का लोग का, मेल का शोल्डर चौड़ा होता है जबकि फीमेल का शोल्डर चौड़ा नहीं होता है। ओके, तो ये मेल का एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड क्या है, डिपनिंग ऑफ वॉइस। एक्चुअली वॉइस में डिपनिंग क्यों आता है, क्योंकि प्यूबर्टी वाले एज में क्या होता है कि ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो मेल के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ना वॉइस बॉक्स का, वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से बहुत बड़ा वॉइस बॉक्स हो जाता है मेल का, और वो जनरली आपका थ्रोट रीजन में दिखने भी लगता है, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। और इसी की वजह से मेल का वॉइस जो होता है वो डिप चला, मतलब बहुत डिप हो जाता है और थोड़ा क्रैक, बहुत इरिटेटिंग वॉइस प्रोड्यूस करता है मेल, सॉरी बहुत मतलब उनका जो वॉइस होता है वो डिप हो जाता है, क्रैक टाइप्स का हो जाता है। गॉट इट? एंड फिर हमारा क्या है, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर द चेस्ट, आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरिया। हेयर का ग्रोथ होने लगता है अंडर आर्म्स में, चेस्ट में, और आपका जो प्यूबिक एरियाज होता है वहां पे ग्रोथ होने लगता है हेयर का। ओके, एक हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि चेस्ट पे, अंडर आर्म्स में और प्यूबिक एरियाज में हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। गॉट इट? अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मस्टेच। मेल का एक और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दाढ़ी और मूंछ आने लगते हैं। जैसे आप जब छोटे होते हो 4 to 5 ईयर्स का, तो क्या आपके अंदर आपका दाढ़ी मूंछ आता है? नहीं आता। लेकिन जैसे आप प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करते हो तो इस एज में आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होने लगता है, आपका दाढ़ी और मूंछ आने लगता है। तो दाढ़ी और मूंछ भी हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड पेनिस। और सेक्स ऑर्गन्स भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, टेस्टिस और पेनिस में भी ग्रोथ होने लगता है, डेवलप्ड होने लगता है। ओके, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने मेल का कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। जो कंधा मतलब जो शोल्डर होता है वो पूरा वाइड होने लगता है, उनका जो वॉइस बॉक्स होता है बड़ा होने लगता है, और थ्रोट रीजन में वो दिखने भी लगते हैं, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। और इसकी वजह से उनके वॉइस में डिपनेस आने लगता है और थोड़ा थोड़ा क्रैक्स भी आने लगता है। प्लस चेस्ट पे, अंडर आर्म्स में और प्यूबिक एरियाज में हेयर की डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है, दाढ़ी और मूंछ भी आने लगता है। ओके, और जो सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और पेनिस होते हैं ये भी आपका डेवलप्ड होने लगते हैं, ग्रो करने लगता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड। और इसी एज में जो हमारे बॉडीज में जो स्वेट ग्लैंड होता है और सेबेसियस ग्लैंड होता है, ये भी अपना क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बहुत एक्टिव हो जाता है स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। और जनरली जो फेस वाले जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, और इनकी इसी एक्टिवनेस की वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं। तो यही आप देख सकते हो, जो टीनेजर्स होते हैं, प्यूबर्टी वाले एज में रहते हैं, एडोलसेंस वाले, उनमें ज़्यादा पिंपल्स आता है। क्यों? क्योंकि उनका उस एज में हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है, जो इस फेस पे जो स्वेट ग्लैंड होता है, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, और इसकी वजह से पिंपल्स आने लगते हैं। ओके, वाइली स्किन, अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स। पता है जो फेस का स्किन होता है बहुत सारे टाइप्स का होता है। जैसे अगर आप लोग फेस वॉश, क्रीम कुछ भी यूज़ करते हो तो उसको मंगाने से पहले आप देखते हो कि वो किस टाइप्स के फेस के लिए सूटेबल है। क्या वो ड्राई स्किन के लिए बना है या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, वाइली स्किन के लिए। देखते हैं हम ना, कोई भी फेस वॉश अगर हमें ऑर्डर करना होता है तो हम देखते हैं कि ये फेस वॉश किस टाइप्स की स्किन के लिए सूटेबल है। क्या ये ड्राई स्किन के लिए बना है या फिर वाइली स्किन के लिए बना है। ठीक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग स्किन होता है, फेस का जो स्किन होता है,
किसी का ड्राई होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है ड्राई और ऑयली का, और किसी का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होता है ना। तो अगर वैसे इंडिविजुअल है जिसका स्किन पहले से ही ऑयली है और वो पिबर्टी वाला एज में जैसे इंटर करेगा तो जो स्वेट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, वो और एक्टिव हो जाएगा, तो और ऑयल की सिक्रीशन उसके फेस पे होने लगेगी और उस ऑयल की वजह से उस पर ज़्यादा पिंपल्स दिखेगा। तो आप अपने क्लासमेट में भी देख सकते हो, किसी के फेस पे ज़्यादा पिंपल्स दिखता है, किसी के फेस पे कम पिंपल्स दिखता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्किन पे वेरीज करता है। अगर वो उसका फेस का स्किन ऑयली स्किन है तो ऑफ कोर्स उस पे ज़्यादा पिंपल्स दिखेगा, क्योंकि इस एज में ऑयल का सिक्रेशन और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और पहले से इस पे उतना ज़्यादा ऑयल है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, पिंपल्स होना स्टार्ट कर देता है, पिंपल होने लगता है। ओके, ड्राई स्किन वाले को भी होता है, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, डार्केनिंग इन स्किन कलर ऑफ जेनाइटल एरियाज, और जेनाइटल एरियाज का जो स्किन कलर होता है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ब्रेस्ट में ग्रोथ होने लगती है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ग्रोथ होने लगता है। वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप्स, हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है, जो पेल्विस एरियाज होता है वो आपका वाइड होना स्टार्ट हो जाता है और हिप्स भी जो हमारा जो फीमेल का जो हिप्स होता है वो भी वाइड होने लगता है। जो फीमेल का हिप्स का जो बोन होता है ना वो मेल के हिप्स के बोन से ज़्यादा वाइड होता है पिवॉटी वाले एज में, और जो पेल्विस वाला रीजन यानी मतलब जो कमर वेस्ट वाला जो रीजन होता है वो भी आपका चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और उनका जो वॉइस होता है वो काफ़ी हाई पिच का हो जाता है, बहुत पतला वॉइस होने लगता है। इनिशिएशन ऑफ मेंसुरेशन साइकिल, मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होने लगते हैं। फीमेल जैसे प्यूबर्टी एज में जाती हैं उनमें एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, वो हमारा क्या है, मेंसुरेशन साइकिल। ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, जिसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर होते हैं जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो इसका भी आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। डार्केनिंग द स्किन कलर ऑफ जेनाइटल एरियाज, जेनाइटल एरियाज का जो स्किन कलर होता है वो भी आपका डार्क होने लगता है। मैचुरेशन ऑफ अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक फेलोपियन ट्यूब, यूथरस एक्सेट्रा, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूथरस, ये भी आपका डेवलप्ड होने लगता है। फीमेल के अंदर यूथरस में वो लोग बेबी को 9 मंथ के लिए यूथरस के अंदर रखते हैं, तो जैसे वो प्यूबर्टी में आते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी उनका स्टार्ट हो जाता है, तब उनमें जो यूथरस होता है वो भी डेवलप्ड होने लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, थिक होने लगता है, ताकि अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी वाला केस हो और बेबी का इम्प्लांटेशन यूथरस के अंदर होता है तो वो उसको 9 मंथ तक अच्छे से कैरी करके रख सके। ओके, ये सारा चीज़ हमारे फीमेल के अंदर होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।